आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित अंतरिम समझौता फ्रांस के वर्साय पैलेस में हो गया। स्वाभाविक रूप में विश्व के सभी नेताओं ने इसका स्वागत किया। बस एक ही देश था जो इस समझौते से नाराज था, वो था इजराइल। इस समझौते के बाद भी इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना जहां तक घुस गई है वो उसको अभी खाली नहीं करेगी। कहीं ना कहीं ईरान का जो सबसे बड़ा समर्थन किया वो चीन ने ही तो किया है। वास्तव में ईरान थोड़ी सी युद्ध को लड़ रहा था, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ चीन का ही था। इस समय जो सामानों के लिए चेन सप्लाई दुनिया में है, जिसमें अविश्वास का माहौल पैदा हुआ, ऐसे में भारत एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में उभरा है। समझौते में अमेरिका और उसके सहयोगी उसे $300 बिलियन का राहत पैकेज देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जब वो इतना पैसा कमाएगा और चीन का समर्थन उसे जारी रहेगा, अभी वो चीन के गुट में रहेगा, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो चीन के इशारे से कभी भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। भारत को बहुत चौकस रहना पड़ेगा, बहुत चालाकी से काम करना पड़ेगा। अमेरिका से संबंध थोड़े से डाउन फिर से लग रहे हैं तथा अमेरिका द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है, चीन द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है, उन दबावों से भी वो इजराइल की उच्च तकनीकी के माध्यम से निकलने में सफल रहेगा। इसलिए भारतीय विपक्ष को भी इजराइल की बुराई नहीं करनी चाहिए। मध्य पूर्व के कट्टर इस्लामिक देशों का समर्थन करने से बचना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित अंतरिम समझौता फ्रांस के वर्साय पैलेस में हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में चीख कर कहा कि हाँ, डील हो गई। वो बहुत खुश दिखाई दिए। हालांकि कुछ देर पहले वो ईरान को धमकी दे रहे थे कि 60 दिन में अगर समझौता ईरान से नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से ईरान पर बम बरसाएगा। लेकिन वर्साय पैलेस में अचानक फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा और राष्ट्रपति ट्रंप की किसी से फ़ोन पर बात हुई और डील पर ट्रंप ने साइन कर दिए। उसके बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दिए और डील पर हस्ताक्षर हो गए। स्वाभाविक रूप में विश्व के सभी नेताओं ने इसका स्वागत किया। बस एक ही देश था जो इस समझौते से नाराज था, वो था इजराइल। इजराइल लेबनान में पिछले 40 वर्षों से हिजबुल्लाह से बहुत परेशान है। यह शिया संगठन इजराइल को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ईरान के जो 3 प्रॉक्सी हैं, यमन के हूती, फ़लस्तीन के हमास तथा लेबनान के हिजबुल्लाह, इनमें जो हिजबुल्लाह है वो सबसे ज़्यादा खूंखार तथा ताकतवर है। हिजबुल्लाह ने केवल इजराइल को ही परेशान नहीं कर रखा, उसने लेबनान की सरकार को भी अस्थिर कर रखा है, उसकी संप्रभुता को भी कमज़ोर कर रखा है। उसके कार्य की वजह से इजराइल लेबनान पर अक्सर हमले करता है, खासकर दक्षिण लेबनान पर। और इस बार फिर इजराइल हमले करते करते लेबनान की सीमा में काफ़ी हद तक अंदर घुस आया है। इस समझौते के बाद भी इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना जहां तक घुस गई है वो उसको अभी खाली नहीं करेगी। इजरायली सेना को अमेरिका की चिंताओं का पता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि इजरायली जनता की सुरक्षा वो करते रहेंगे। क्योंकि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल के लोगों को हमेशा के लिए खतरा बना रहता है, तो वो उस जोन में इजरायली सेना रहने से उत्तरी इजराइल के लोगों को सेफ करने के लिए काम करते रहेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को चेताया है, बेंजामिन नेतन्याहू को चेताया है कि वो लेबनान पर उतनी आक्रामक कार्रवाई ना करे। हाँ, थोड़ा अंतर आया है, इजराइल की कार्रवाई अब कुछ कम आक्रामक हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, नसीहत दी है इजराइल को कि हिजबुल्लाह पर आक्रमण के जरिए पूरी इमारतों को ना गिराया करे, क्योंकि इमारत के एक कमरे में या कुछ क्षेत्र में ही हिजबुल्लाह के सदस्य रहते हैं, वो इजराइल पूरी इमारतों को गिरा देता है। इजराइल की भी अपनी मजबूरियां हैं। अगर वो इस तरह का डर का माहौल पैदा ना करे तो दक्षिण लेबनान के शिया लोग हिजबुल्लाह को और ज़्यादा समर्थन करेंगे। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि लोग डर कर हिजबुल्लाह को वैसा समर्थन ना करें। लेकिन हिजबुल्लाह का समर्थन दक्षिण लेबनान के शियाओं में अभी भी बना हुआ है और ईरान का सबसे प्रिय संगठन हिजबुल्लाह अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इस समझौते में भी साफ उल्लेख है, इस समझौते के बाद ईरान और लेबनान में हर तरह के हमले समाप्त किए जाएंगे। यानी कि लेबनान में जो इजराइल कार्रवाई कर रहा है उसको रोकने का भी कहीं ना कहीं इस समझौते में प्रावधान है, जिसका इजराइल के राष्ट्रपति नहीं, इजराइल की जनता में भी एक रोष है। इजराइल की जनता भी कह रही है कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हमें तो यहीं पर रहना है, हमें तो हिजबुल्लाह को कहीं ना कहीं ख़त्म करना ही पड़ेगा, तभी हम सेफ रह पाएंगे। इजराइल की चिंता काफ़ी हद तक सही कही भी जा सकती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति सभी जानते हैं बहुत सारे दबावों में थे। नवंबर में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो हार जाएंगे। साथ ही वो भी थक गए थे, विश्व की अर्थव्यवस्था के भी दबाव में थे, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था इस युद्ध के बाद, जो कि 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, इस युद्ध के बाद $1 ट्रिलियन से ज़्यादा के लॉस में चली गई थी। कोरोना के बाद ये सबसे बड़ा धक्का विश्व की अर्थव्यवस्था को लगा था। पूरी दुनिया के देशों में महंगाई फैल रही थी, तो सभी देशों का कहीं ना कहीं अप्रोक्स और परोक्ष दबाव उन पर था। इस दबाव के तहत और अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके बहुत सारे विमान गिरे हैं, उसकी हेजमनी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस युद्ध से बाहर निकलना चाह रहे थे। ऐसा माना जाता है कि वो चीन पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन इस युद्ध के बाद तो चीन और मजबूत हो गया। मध्य पूर्व में चीन की साख बढ़ी है। कहीं ना कहीं ईरान का जो सबसे बड़ा समर्थन किया वो चीन ने ही तो किया है। वास्तव में ईरान थोड़ी इस युद्ध को लड़ रहा था, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ चीन का ही था। ईरान की मिसाइलें तो कभी की ख़त्म हो गई होती यदि चीन ईरान को मिसाइलों के कलपुर्जे या अन्य आर्थिक सहायता चुपचाप नहीं पहुंचाता। इस क्रम में पाकिस्तान का रोल लगातार एक कहीं ना कहीं संदिग्ध रहा। इजराइल ने हमेशा कहा है उसे पाकिस्तान पर विश्वास नहीं है, और ये वास्तव में सच साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इजराइल और यूएस के बीच इस समझौते से एक खाई पैदा करने में सफल हो गया है। ये हो सकता है चीन का भी सहारा हो सकता है चीन ने पाकिस्तान को ये निर्देश दे रखा हो कि तू समझौता भले ही कराने में सहायता कर दे, लेकिन इतना जरूर करना कि इजराइल और अमेरिका के बीच जो इतना मजबूत गठजोड़ कई वर्षों से चला आ रहा है उसको कुछ कमज़ोर जरूर कर देना, क्योंकि जब तक इजराइल और अमेरिका के बीच कमज़ोर नहीं होंगे तब तक अमेरिका की इस क्षेत्र में पैठ मजबूत रूप से बनी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। मैंने पुराने कई वीडियो में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दबाज, कूटनीति की उन्हें वैसी गहराई पता नहीं। ये जरूर है उन्होंने अमेरिका की समस्याओं को समझा, अमेरिका के तेज़ी से डिक्लाइन होने की चीज़ों को भी समझा। उन्होंने चीन को जरूरत से ज़्यादा अमेरिका द्वारा लाभ पहुँचाने की स्थिति को भी भांपा, लेकिन इस क्रम में वो बहुत जल्दबाजी कर बैठे। उन्होंने चीन के साथ साथ सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया, उन्होंने सभी देशों से दुश्मनी मोल ले ली, उन्होंने वेनेजुएला के साथ साथ ग्रीनलैंड कनाडा पे भी कब्जे की बात की, उन्होंने नाटो देशों को इससे नाराज कर दिया, कनाडा भी नाराज हो गया। भारत पर भी उन्होंने टैरिफ लगाए। इससे पहले चीन के खिलाफ भारत को खड़ा करने की अमेरिका की जो नीति रही थी उन्होंने उसे पलट दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत चलते हुए जरूरत से ज़्यादा असुरक्षा पाल ली। उन्हें ये लग रहा था यार चीन तो आगे बढ़ ही गया, 10 साल में वो लगभग अमेरिका को पकड़ ही ले गया, या हो सकता है आगे निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो भारत भी आगे निकल जाए। क्योंकि अमेरिका का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं भारत के लिए बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, और जो उनका लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, वो उसमें निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, चीन तो दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना बन ही गया, सबसे बड़ा निर्यातक बन ही गया, भारत भी उसके बाद सबसे बड़ा कारखाना बन जाएगा, तो केवल अमेरिका एक बाज़ार बनकर रह जाएगा, यूरोप भी एक बाज़ार बनकर रह जाएगा। तो उन्हें ये लग रहा था, इसीलिए वो भारत को रोकने का प्रयास लगातार कर रहे थे। भारत को वो जूनियर पार्टनर बनाना चाह रहे थे, जूनियर पार्टनर भी ऐसा कि वो ज़्यादा विकास ना करे, उसके हिसाब से चले, और उसकी जो इच्छा है पैसिफिक क्षेत्र में चीन को रोकने की, उसमें बिना कुछ सोचे समझे भूमिका निभाए। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत इस क्षेत्र में नहीं, दुनिया में कूटनीति के क्षेत्र में और एक सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में बहुत मजबूत स्थिति हासिल कर चुका है। दुनिया के देश भारत पर इस समय सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस समय जो सामानों के लिए चेन सप्लाई दुनिया में है, जिसमें अविश्वास का माहौल पैदा हुआ, ऐसे में भारत एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में उभरा है। इस समझौते से पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे देख के जाना जा सकता है कि वो कितना दबाव महसूस कर रहे थे। अभी तक जो ईरान पर वो इतनी ज़बरदस्त हमले कर रहे थे, कुछ का कुछ बोल रहे थे, उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत विनम्र हो गई। ईरान जरूर आक्रामक रहा, उनकी जो पर्सनालिटी है वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही थी, इसी वजह से वो कुछ डिमोरलाइज लग रहे थे। अभी जो G7 की समिट हुई उसमें भी उनका मनोबल वैसा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन चलिए, अंतरिम समझौता हो गया। इजराइल को जरूर कुछ समस्या है, लेकिन दुनिया को इससे निश्चित रूप से लाभ होने वाला है, भारत को भी लाभ होने वाला है, क्योंकि भारत में शेयर मार्केट गिर रहा था, रुपए का अवमूल्यन हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, तेल और गैस की बहुत किल्लत हो रही थी, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा था। जो भारत की जीडीपी का जो वृद्धि का अनुमान 7% था वो गिरकर 6 के आसपास आ गया था, और युद्ध चलता तो जीडीपी वृद्धि और घट सकती थी, बेरोजगारी बढ़ सकती थी, महंगाई और बढ़ सकती थी। तो भारत के लिए भी अच्छा है, विश्व के लिए भी अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका को इस समझौते से बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है, बस उसके तनाव कम हो गए हैं, क्योंकि जो इस युद्ध से पहले की स्थिति थी लगभग वही स्थिति अब है।
उससे और ख़राब हो गई, क्योंकि अब ईरान के पास होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से दुनिया पर दबाव बनाने का एक हथियार मिल गया है। पिछले दिनों रूसी राष्ट्रपति ने कहा भी था कि अब ईरान को परमाणु हथियार की क्या ज़रूरत है, उसे तो होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से अपने आप में एक परमाणु हथियार मिल गया, वास्तव में मिल गया है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुँचा दिया है। अब ईरान को भी गलत नहीं कह सकते, वो कह रहा है कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो समझौते से पहले एक मुआवजे की राशि मांग रहा था। उसका मानना था लगभग $300 बिलियन का उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो चुका है, इसलिए उसको दिया जाए, और यही हुआ है। समझौते में अमेरिका और उसके सहयोगी उसे $300 बिलियन का राहत पैकेज देने के लिए तैयार हो गए हैं। साथ ही जो उसकी फ्रीज राशि है लगभग $24 बिलियन की, उसे भी मुक्त करने की बात हो गई है। इसके अलावा जो ईरान पर प्रतिबंध लगे हैं संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से या परमाणु एजेंसी के माध्यम से, उनमें भी धीरे धीरे ढील दी जाएगी। हाँ, बस ईरान ने ये वादा किया है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तो ऐसा तो वादा उसने 2015 में भी, बराक ओबामा के समय भी ऐसा वादा किया था, जो कि बाद में असफल साबित हुआ था। और 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने इस समझौते से अपने आप को बाहर निकाल लिया था और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भविष्य में भी ईरान फिर से परमाणु बम नहीं बनाएगा? हो सकता है उसने बहुत चालाकी से ये समझौता किया हो। $300 बिलियन की राशि बहुत होती है, वो तेल और गैस के निर्यात से भी अब बेहिसाब पैसा कमा सकेगा। तो जब वो इतना पैसा कमाएगा और चीन का समर्थन उसे जारी रहेगा, अभी वो चीन की गुट में रहेगा, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो चीन के इशारे से कभी भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा? निश्चित रूप से इस समझौते से यूएसए को कई तरह का नुकसान हुआ है। उसकी हेजेमनी दुनिया में बहुत घट गई है। डोनाल्ड ट्रंप अब जल्दी से ग्रीनलैंड और कनाडा पर कब्जे की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जान गए हैं कि आज के दिनों में किसी भी युद्ध को जीतना कितना मुश्किल है। इससे पहले अमेरिका वियतनाम में मुंह की खा चुका था, अफगानिस्तान में उन्हें अरबों डॉलर फूके, लेकिन अंत उसे भागना पड़ा और फिर से तालिबान के हाथ में सत्ता आ गई। अब वो पाकिस्तान को सह दे रहा। पाकिस्तान के प्रति पिछली सरकारों का रवैया कुछ बदला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस नीति को बदल दिया। वो फिर से सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को अपने गले से लगाए हुए हैं, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इस समझौते में पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। भारतीय प्रधानमंत्री वो बड़ाई तो बहुत करते हैं, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं भारत को लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जूनियर पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट तो ये भी बताते हैं कि डीप स्टेट के माध्यम से वो भारत में सरकार परिवर्तन भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वर्तमान प्रधानमंत्री हट गए तो कोई और प्रधानमंत्री जो भी आएगा, विपक्ष आएगा, तो वो पुरानी नीतियों को चलाएगा, जिसकी नीतियाँ उनके अनुसार ढुलमुल हैं। भारत को बहुत चौकस रहना पड़ेगा, बहुत चालाकी से काम करना पड़ेगा। अमेरिका से संबंध थोड़े से डाउन फिर से लग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो अपनी पैसिफिक कमांड बना रखी है, उसमें जो पहले नाम था इंडो पैसिफिक, अब इंडो को भी हटा दिया। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं नाराज हैं। वो भले ही भारतीय प्रधानमंत्री की G7 समिट के दौरान जब अलग से उनकी मुलाकातें हुई थी, उसमें भले ही बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे थे, लेकिन वो अंदर अंदर कहीं ना कहीं नाराज हैं। तभी उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटाया है। उसके अलावा भी उनकी नाराज़गी बहुत वजह से हो सकती है, क्योंकि भारत जूनियर पार्टनर के रूप में अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा है और भारत लगातार अपनी व्यापारिक डील विभिन्न क्षेत्रों से करता जा रहा है। अमेरिका पर भी इसका दबाव आ रहा है, हालांकि उन्होंने संकेत दिए कि भारत के साथ जो व्यापारिक डील है जल्दी अमेरिका करेगा। अच्छा है अगर ये हो जाए। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी, बेरोक-टोक जो जवानबाजी थी, निश्चित रूप से अमेरिका के लिए घातक हुई है। उसकी हेजेमनी घटी है, नाटो संबंध खराब हुए हैं, भारत से संबंध खराब हुए हैं। वो भले ही सोच लें कि वो चीन को रोक पाएंगे, उनके काम ऐसे हैं कि लगता है कि वो चीन को भी आगे बढ़ते हुए नहीं रोक पाएंगे। हो सकता है भविष्य में चीन ताइवान पर हमला करे, ऐसा लगता है उनके कामों से कि वो ताइवान को भी शायद उतनी सुरक्षा ना दे पाए। लेकिन इतना जरूर है, इस युद्ध से तमाम देशों की आंखें खुली हैं। एक छोटे देश को भी आज के दौर में हराना बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे ड्रोन, सस्ते सस्ते ड्रोन बड़े बड़े विमानों को गिरा देते हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलों को नुकसान पहुंचा देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद ड्रोन की महत्ता को साबित कर दिया था, ईरान ने फिर से ड्रोन की महत्ता को साबित कर दिया है। इसलिए भविष्य में बड़े से बड़ा विकसित तथा ताकतवर देश भी किसी छोटे देश पर हमला करने से बचना चाहेगा, क्योंकि आधुनिक समय में युद्ध बहुत महंगे होते जा रहे हैं। हो सकता है चीन को भी ये मैसेज मिले और वो ताइवान के प्रति कम आक्रामक रवैया अपनाएं या उसको शक्ति के द्वारा कब्जे में करने की कोशिश
ना करें, तो ये दुनिया के लिए अच्छा ही रहेगा। साथ ही इस युद्ध से युद्ध की तकनीकों तथा युद्ध करने की प्रणालियों तथा हथियारों के बारे में पूरी दुनिया को एक सीख मिली है। भारत को भी सीख लेनी चाहिए और इस युद्ध के हिसाब से अपनी रणनीतियों को कारगर रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जरूर है कि भारत को इजराइल से कभी भी संबंध खराब नहीं करने चाहिए, क्योंकि दुनिया में केवल 2 देश ऐसे हैं जो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वो साथ नहीं छोड़ेगा, एक तो रूस और दूसरा इजराइल, और इजराइल से अगर उसके संबंध ठीक रहे तो भविष्य में भारत के लिए बहुत कारगर होंगे। तथा अमेरिका द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है, चीन द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है, उन दबावों से भी वो इजराइल की उच्च तकनीकी के माध्यम से निकलने में सफल रहेगा। इसलिए भारतीय विपक्ष को भी इजराइल की बुराई नहीं करनी चाहिए। मध्य पूर्व के कट्टर इस्लामिक देशों का समर्थन करने से बचना चाहिए। वो तो धर्म के आधार पर इकट्ठा हो रहा है। और आप धर्मनिरपेक्षता की बात करें, और भाई धर्मनिरपेक्षता की बात वहाँ करो जो धर्मनिरपेक्षता की भाषा को समझे। इजराइल वास्तव में धर्मनिरपेक्ष देश है, इजराइल के अंदर धर्मनिरपेक्षता है। भले ही उसकी नीतियों से ऐसा लगे कि वो यहूदीवाद फैला रहा है, उसके लिए मजबूरी है वैसा करना। वैसा नहीं करेगा तो उसके एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाएगा। इसलिए विपक्ष भी अगर कभी भविष्य में सरकार में आता है तो उसको भी वही नीति अपनानी चाहिए जो वर्तमान भारतीय सरकार अपना रही है। उसी नीति को फॉलो अगर विपक्ष भी करने की सोचेगा तो भारत दुनिया में और मजबूती के साथ रहेगा। और वर्तमान में विपक्ष को भारतीय सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस समय भारतीय सरकार के सामने अनेक वैश्विक चुनौतियां खड़ी हुई हैं। धन्यवाद।